नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के निशाने पर आए तेलंगाना सीएम केसीआर की। चेन्नई में मोदी के खिलाफ एकजुट हुई इंडिया गठबंधन की महिला नेताओं की। संघ के गढ़ में इंडिया की पहली रैली की। बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते सीएम शिवराज की। साथ ही जानेंगे निर्मला सीतारमण के पति ने पीएम मोदी के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान विधानसभा चुनावों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अचानक दिल्ली के बंगाली मार्केट में मिठाई की दुकान पर पहुंचे। राहुल को देखते ही उनके साथ सेल्फी खींचने की मची होड़। राहुल ने वहां मौजूद लोगों से की मुलाकात। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर जारी कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पोस्टर के कैप्शन में लिखा, जातिगत जनगणना से बचने के उपाय खोजते हुए पीएम मोदी। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की मांग करने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने दी सीएम शिंदे को चेतावनी। कहा, अब तो मेरी जान जाएगी या जश्न होगा। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। 23 अगस्त को चांद पर उतरा था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस की जोरदार तैयारी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में ही बीआरएस और बीजेपी के तमाम दिग्गज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार मजबूत होती दिख रही है, तो दूसरी ओर राज्य में हो रही घटनाएं बीआरएस सरकार और राज्य के सीएम केसीआर पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए कांग्रेस ने सरकार बनते ही 2 लाख सरकारी पद भरने की गारंटी दी है। और अब जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल तेलंगाना में बार बार ग्रुप 2 की परीक्षा रद्द होने से परेशान एक छात्रा ने हैदराबाद में अपनी जान दे दी। चुनाव के ऐलान के बाद हुई इस घटना से बीआरएस सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन राज्य के सीएम केसीआर पर इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। छात्रा की जान जाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बीआरएस सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा है, कल हैदराबाद में एक छात्रा ने अपनी जान दे दी। बीआरएस सरकार युवाओं के सपनों का, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को दबाने में लगी है। तेलंगाना का युवा आज बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है। पिछले 10 सालों में बीजेपी रिश्तेदार समिति, बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर अपनी अक्षमता से राज्य को बर्बाद कर दिया है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भी बीआरएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकार जॉब कैलेंडर जारी करेगी। 1 महीने में यूपीएससी की तर्ज पर टीएसपीएससी का पुनर्गठन करेगी और 1 साल के भीतर 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरेगी, ये गारंटी है। तेलंगाना में केसीआर के लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किलें तो इंडिया गठबंधन की महिला नेताओं ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर आज चेन्नई में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव जैसी नेताओं ने मोदी सरकार की परेशानी को बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या है सोनिया गांधी का प्लान, जिससे दबाव में आ सकती है मोदी सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ द्रमुक महिला अधिकार सम्मेलन में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंची। खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी महिला नेता इस बैठक में शामिल हुई। बैठक में पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, सपा नेता डिंपल यादव समेत कई नेता शामिल हुई। चेन्नई पहुंचने पर सबसे पहले सोनिया गांधी ने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। खबर है कि बैठक में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को तत्काल लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाला जाएगा। चूँकि जब से ये बिल दोनों सदनों में पास होकर कानून बना है, तब से ही विपक्ष कानून को तत्काल लागू करने की बात भी कर रहा है। आपको याद होगा कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद सोनिया गांधी ने इसको लेकर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ये उनका ड्रीम बिल है, ये राजीव गांधी का बिल था। सोनिया गांधी ने बिल को लेकर कहा था कि ये हमारा है, अपना है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने एमपी के धार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि महिला आरक्षण बिल आया, हमने भी समर्थन किया। फिर पता चला कि ये 10 वर्षों तक लागू नहीं होगा। तो फिर इस घोषणा का क्या मतलब? क्या मोदी सरकार महिलाओं को मजाक समझ रही है कि वो कुछ भी देखकर उन्हें वोट दे देंगी?
ओबीसी के मुद्दे पर अब महिलाओं को भी एकजुट करने की तैयारी है, जो बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी तो इंडिया गठबंधन ने भी बजा दी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया की बढ़ती ताकत से बीजेपी पहले ही काफी डरी हुई है। वहीं इंडिया ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे भगवा पार्टी में हड़कंप मच गया है। अब बीजेपी और आरएसएस के गढ़ में ही इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज एक मंच पर नजर आने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला मजबूत इंडिया गठबंधन से होगा। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन की पहली रैली नागपुर में हो सकती है। पहले ये रैली भोपाल में करने का फैसला हुआ था, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ नहीं चाहते थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी छोड़कर वो साझा रैली के इंतजाम में जुट जाए, क्योंकि एमपी में कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की रैली और अगली बैठक नागपुर में होगी। नागपुर में इंडिया गठबंधन की पहली रैली के लिए तारीख अभी तय नहीं है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार तो चाहते थे कि यह रैली इसी महीने के आखिर में हो। कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में तब पूजा और त्योहार का समय होगा, इसलिए तारीख आगे बढ़ा दी जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने नवंबर के पहले हफ्ते में रैली करने का प्रस्ताव रखा है। शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी इस बारे में बातचीत कर ली गई है। समझा जा रहा है कि लेफ्ट पार्टियों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। नागपुर में इंडिया गठबंधन की पहली रैली और बैठक को लेकर कांग्रेस के नेताओं की एक राय नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की माने तो उस समय एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहा होगा। ऐसे में पार्टी के सीनियर नेताओं के लिए 2 दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि रैली और बैठक अब 3 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। नागपुर में इंडिया की रैली से बीजेपी परेशान है। इधर एमपी में शिवराज से बीजेपी परेशान है। शिवराज ने लाडली बहनों को चुपके से पैसे देने का ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया है। राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू है, लेकिन सीएम शिवराज अपने भाषण में कुछ ऐसा कह गए जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि को लेकर दिए जाने वाले बयान के बाद बवाल मच गया है। दरअसल बीती रात गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सीएम ने नवंबर में लाडली बहना की किस्त बहनों के खाते में चुपचाप डालने का वादा किया था। इसे लेकर कांग्रेस अब शिवराज पर वार कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए निर्वाचन आयोग से भी निवेदन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, मामा शिवराज सिंह चौहान की चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई है। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बने, अब खुलेआम कह रहे हैं क्या ईसीआई इसे संज्ञान में लेगी। इन्होंने दुबई में क्या क्या किया है उसकी भी जानकारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि शिवराज जी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद चुपके से पैसे डालूंगा। ये चुपके से क्या होता है? पहचानिए मध्य प्रदेश का असली ठग कौन है, ठग को पहचानिए। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी पहले से ही चौतरफा घिरी हुई है। ऐसे में शिवराज के बयान ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। शिवराज के इस बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। सरकार के मंत्री भले ही पीएम मोदी की नीतियों को लेकर मुंह ना खोलें, लेकिन उनके परिवार के लोग अब खुलकर पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं, जिससे पूरी सरकार ही मुश्किल में दिख रही है। तो क्या कहा है निर्मला सीतारमण के पति ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी विपक्ष के साथ अब अपनों के निशाने पर हैं। पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल अब घर में उठ रहे हैं। वित्त मंत्री के घर वाले अब बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री व सामाजिक टिप्पणीकार परकला प्रभाकर ने देश की दुर्दशा को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कुछ नहीं है। मोदी सरकार तानाशाह है और अगर वो 2024 में फिर जीतकर सत्ता में आती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात होगा। मोदी सरकार काम की जगह ब्रांडिंग पर चल रही है। वे 80% पैसा ब्रांडिंग पर खर्च कर रहे हैं। एक योजना को दिखाने के लिए मोदी सरकार देश भर में बैनर और होर्डिंग्स लगा देती है जिसमें केवल मोदी ही मोदी होते हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और महिला आरक्षण बिल लाने वाला शासन कितना संजीदा है, इस बात का अंदाजा जंतर मंतर में महिला रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन और 15 अगस्त को बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई से लगाया जा सकता है। परकला प्रभाकर बोले, भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर 2014 का चुनाव जीता था। विकास के जो वादे किए थे वे 2018 तक आते आते खत्म कर दिए। भाजपा राजनीति नहीं बल्कि व्यापार करती है। इसका अनुसरण अब देश की सभी पार्टियां भी करने लगे हैं। धर्मनिरपेक्षता पर राग अलापने वाली भाजपा अब हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है भाजपा। प्रभाकर ने कहा कि मोदी सरकार देश के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। सत्ता में आते ही मीडिया को बोलने की आजादी नहीं दी। देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों पर टैक्स लगा दिया, जो कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर खतरा है। मोदी सरकार ने केवल लोगों को दबाने का काम किया है। भाजपा देश को केवल डराने का काम कर रही है। परकला प्रभाकर के इस बयान से निर्मला सीतारमण भी मोदी के निशाने पर आ सकती हैं। निशाने पर तो इस वक्त 5 राज्यों की चुनावी तारीखें हैं। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, लेकिन इस बार हर राज्य से चुनाव की तारीखों को बदलने की मांग हो रही है। सबसे पहले राजस्थान के राजनीतिक दलों की ओर से मतदान की तारीख बदलने की मांग की गई, तो फिर अब मिजोरम के सभी राजनीतिक दलों ने काउंटिंग की तारीख को लेकर आपत्ति जताई और अब एमपी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तारीखें बदलने की मांग चुनाव आयोग से कर दी है। तो क्यों वोटिंग की तारीख में बदलाव चाहते हैं राजनीतिक दल? देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में चुनाव आयोग बदलाव कर चुका है।